मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। और रूसी क्रांति के बाद में हम रूस में समाजवाद का उदय किस प्रकार से हुआ इसके बारे में अध्ययन करवाएंगे। आप लगातार इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, रूसी क्रांति यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया और 1917 की क्रांति और 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। तो रूस की सत्ता पर 1917 में किसने कब्जा किया? तो समाजवादियों ने। और किसके कारण? अक्टूबर क्रांति के कारण। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। तो दो चीजें कि 1917 तो राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटना, राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटना को क्या कहा जाता है? अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। इस दोनों पॉइंट को आपको नोट करना है। फिर हम देखते हैं रूसी साम्राज्यवाद। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। तो 1914 में किसका शासन था? तो जार निकोलस द्वितीय का। और देखो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था इनका शासन। तो फिनलैंड, लाराविया और लिथुआनिया, एंटोनिया और पोलैंड और यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। तो ये पूरा जार निकोलस का शासन प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ और जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उनकी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के नाम के मानने वाले बहुत थे। तो रूस में किसे मानने वाले अत्यधिक थे? तो रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन साम्राज्य के तहत रहने वाले, इस साम्राज्य में रहने वाले कौन कौन से थे? तो कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। अर्थव्यवस्था और समाजवाद। 20वीं सदी के शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी में जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य का लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी। तो फ्रांस और जर्मनी में बोलता है 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन रूस में 85% जनता आजीविका खेती से ही होती थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी जरूरत के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार रखते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। तो रूस का एक बड़ा निर्यातक था अनाज का। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक केंद्र थे। तो प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन कौन से थे? तो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में लागू हुए और जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया गया उसी समय रूसी उद्योग में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ता था। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस में कोयला उत्पादन 2 गुना, तो कोयला उत्पादन 2 गुना हो गया और स्टील उत्पादन 4 गुना हो गया। जब रेल नेटवर्क बढ़ा और रूस में विदेशी निवेश अत्यधिक मात्रा में हुआ, विदेशों से निवेश अत्यधिक मात्रा में हुआ, तो कोयला उत्पादन भी 2 गुना हो गया और स्टील उत्पादन भी 4 गुना हो गया। 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। ज्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हो। तो बोलता है कि मजदूरों को वेतन भी पर्याप्त मिले और जो काम के घंटे थे उसमें कम किया जाए उन घंटों को। और रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियम के उल्लंघन को रोक पाने में कामयाब नहीं थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉप में काम की पाली
15 घंटे तक खींच जाती थी, जबकि कारखानों के मजदूरों को 10 से 12 घंटे की पाली में काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए कमरों से लेकर डॉर्मेट्री तक तरह तरह के व्यवस्थाएं मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों में साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग स्थान है, उसके एक धातु मजदूर ने कहा है, धातु कर्मी मजदूरों में खुद को शहाब मानते थे। उनका काम में ज्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत तो रहती थी। और 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी। पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था। मर्दों की तनख्वाह से उन्हें आधा से 3/3 तक ही मजदूर दिया जाता था। तो जो रूस में है, इस टाइप के महिला और पुरुषों के साथ भेदभाव भी किया जाता था। मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी तथा आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम चले। इस मतभेद के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था तो उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर के हड़ताल भी कर लिया करते थे। 1896 और 1897 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफी बड़ी संख्या में आयोजित हुई। तो ये मजदूर लोग क्या करते थे, हड़तालें भी करते थे। और उस समय कब हड़तालें अत्यधिक मात्रा में हुई, तो 1896 से 97 के बीच कपड़ा उद्योग में, 96-97 में कपड़ा उद्योग और 1902 में धातु उद्योग में। और देहात की ज्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्ति पर सामंतों और राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंत और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को भी सत्ता और हैसियत मिली हुई थी, लोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवा के बदले में मिली हुई थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के किसान केवल नवाबों का सम्मान करते थे। जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्या हुआ था, जो ब्रिटेन के जो शासक थे या किसान थे वो सिर्फ नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि रूस में नवाबों का सम्मान नहीं किया जाता था, गिने चुने लोग ही सम्मान करते थे। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। और 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी और 1905 में पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही उनके प्रत्येक परिवार की जरूरतों के हिसाब से किसान को जमीन बांटा करता था। इस प्रकार से 1905 और जो मजदूरों के द्वारा वहाँ हड़तालें की गई, इसके बारे में हमने जाना। देखिए, अब हम देखते हैं उस समय के समाजवादी कार्यकर्ता अलेक्जेंडर सल्यापिकोन के वक्तव्य को हम देखते हैं। एक कारखाने और दुकानों में जाकर प्रचार किया जाता था। अध्ययन चक्र भी चलाए जाते थे। संबंधित अधिकृत मुद्दों के मामले पर कानूनी बैठकें भी बुलाई जाती थी, लेकिन इस गतिविधि को मजदूर वर्ग की मुक्ति के व्यापक संघर्ष में पूर्णता पिरो दिया गया। गैर कानूनी बैठकें जरूरत के वक्त फौरन आयोजित कर ली जाती थी, लेकिन लंच के दौरान शाम को फाटक के बाहर यार्ड में या कई मंजिली इमारतों की सीढ़ियों पर व्यवस्थित ढंग से बैठ करके किया जाता था। इससे जागरूक मजदूर दरवाजे के पास प्लग का काम संभालते थे और मुहावने पर
बड़े पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वहाँ सबके सामने एक आंदोलनकारी खड़ा होता था। मालिक टेलीफोन पर पुलिस को इस बारे में जानकारी देते थे, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती तब तक भाषण पूरे हो चुके होते थे। जरूरत फैसलों की होती थी और ये इस प्रकार से अलेक्जेंडर सल्याकोन का वक्तव्य है। उन्होंने अपने वक्तव्य में इस प्रकार की चीज़ें नोट किया है। अब हम देखेंगे 1905 के बाद समाजवाद, रूस में समाजवाद का उदय किस प्रकार से हुआ। हम उसको आपको अगले वीडियो में हम आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे, इसलिए आप लगातार इन वीडियो को देखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए और जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको आप नोट कर लीजिए। जैसे कि उन महत्वपूर्ण बिंदु में 1914 में किसका साम्राज्य था, तो जार निकोलस का था। कहाँ तक फैला हुआ था, तो आपको फिनलैंड, लाराविया और लिथुआनिया और एंथोनिया और पोलैंड और यूक्रेन और बेलारूस तक फैला हुआ था, मतलब प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। अक्टूबर क्रांति के बारे में आपको नोट करना है। इस प्रकार जो भी वीडियो में महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं उसे आप नोट करते हुए अपने नोट्स तैयार करते हुए चलिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।